अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हुए राना और मेरे साथ मौजूद हैं आज पीपीएल के सीईओ मिस्टर अदनान मुस्लिम साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भैया, आप ठीक सब हैं? अल्लाह का शुक्र। सर जिस तरह आप बहरे की मार्केट को देख रहे हैं बड़े क्लोजली तरीके से, अब बहुत सारे सर इन्वेस्टर्स जो उस तरीके से मैच्योर नहीं होते फाइनेंशियली, हल्का सा 3-4 लाख का डिफरेंस, जिसको मार्केट करेक्शन भी हम बोलते हैं, आपने अपनी वीडियोस में बताया, वो आता है तो उसको उनको लगता है कि यार शायद अब मजीद 20 लाख या 25 लाख का 1 करोड़ के प्लॉट में डिक्रीज आ जाएगा तो मैं वेट कर लूँ। लेकिन उस वेट के चक्कर के अंदर आप देखते हैं कि जैसे ही अब ईद का फेज़ आना है उसके बाद फिर से मार्केट एक बार तेज़ होगी, ओवरसीज़ कस्टमर आएगा, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर ईद उल अज़हा के बाद एक स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी। तो आप मार्केट को कैसे देखते हैं कि बिफोर ईद उल अज़हा या ईद उल फितर चीज़ें बाय करना बेहतर है या उसके बाद इन्वेस्टर्स वेट करें? अच्छा, इसमें एहसन भाई मैं इस तरह से देखूंगा इस बात को कि देखिए मार्केट में करेक्शन की टर्म हमने यूज़ की थी कि जब भी रेट हर 5 to 7 ईयर्स के बाद इंक्रीज़ करते हैं, एक हाइप क्रिएट होती है मार्केट में, तो फिर नॉर्मली होता ये है कि जो प्राइस एक पीक लेवल पे जा चुकी होती है वो मामूली से डिफरेंस के साथ थोड़ी सी नीचे आती है। तो अब इसके अंदर करना क्या है, वो जो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आता है उसे हम करेक्शन कह देते हैं, वो 2-4 लाख 5 लाख रुपए मतलब थोड़ी कम हो जाती है मार्केट। अब आपका सवाल ये है कि अभी यानी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ईद उल फितर से लेके ईद उल अज़हा तक का जो टाइम है, इस दौरान अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, लोग वेट एंड सी के साथ पूरी रिसर्च करने के बाद आप लोग बाइंग करें, लेकिन ये बेहतरीन टाइम है बाइंग करने के लिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आज एक अजीब किस्म का लोगों में खौफ है, हेजिटेट कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट करते हुए। तो वो लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट ट्रस्ट में, वो फ़ायदे में रहेंगे। उसकी वजह क्या है? अभी 2-3 तरह का माइंडसेट है, स्कूल ऑफ थॉट से लोग प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक वो कि बैरियर टाउन मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, बैरियर टाउन ये फ़लाँ टैक्स इम्पोज कर रहा है, फ़लाँ जो है वाटर बिलिंग कनेक्शंस या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चार्जेस, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू पे द कॉस्ट। तो आप मान लीजिए कि बैरियर टाउन भी अच्छा दे रहा है आपको, तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर इनफेक्ट कम है हमारे लोगों में, तो हम लोग फिर ज़रा थोड़ा देर से एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। तो अब ये वाला जो टाइम है, जिससे मैंने अभी जिक्र किया कि ईद उल फितर से लेके ईद उल अज़हा तक, इवन रमज़ानुल मुबारक का महीना भी, ये बड़ा बेहतरीन फेज़ गुजरेगा। और मैं समझता हूँ साल 2021 रेट हाइप पे जाने के लिए बेहतरीन टाइम था। आज साल 2022 का समझ लें 3 महीने गुजर गए, अब ये 4th मंथ स्टार्ट होने जा रहा है। अब से लेके आप साल 2022 के दिसंबर तक चले जाएंगे, आपको प्राइस का ग्राफ मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करता चलो, अगर बैरियर टाउन कराची की कीमतों को हम 10 फेज़ में डिवाइड करते हैं, तो आज 4th फेज़ में है सिर्फ बैरियर टाउन, सिर्फ 4th फेज़ के अंदर है। इसके बाकी 6 फेज़ जो हैं वो तो भी रहते हैं। बाकी कि जैसे फिर टाइम ऑब्वियसली जो भी सोसाइटी भरती है, पॉपुलेशन आती है, तो ऑब्वियसली उस प्राइस इंक्रीज करना ही करना है। सर जिस तरह आपने अभी एक टर्म यूज़ की कि 6 से 7 साल बाद हर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आती है, बहरिया बने कि सर कितना टाइम हुआ अभी तक? आई गेस 6 से 7 साल जब लॉन्च हुआ। हाँ तकरीबन। इस पूरे टेनोर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी चले और भी आउट ऑफ बाउंड्री इश्यूज चलते रहे इसके साथ साथ, लेकिन 2021 के अंदर हमें देखने को मिला कि ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर गया। और रियल एस्टेट मार्केट में होता भी ऐसा है कि कुछ 1-2 साल थोड़े से कॉन्स्टेंटली जाता है ग्राफ, फिर एकदम हाइप आती है। तो सर आपको क्या लगता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2022 का साल भी जिस तेजी से 2021 ने एक बूस्ट पकड़ा था, सेम वही चीज़ 2022 में देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हम ऐसा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करवाएंगे कस्टमर्स को। अच्छा देखें, ये सेम सिनेरियो अगले 3 से 5 साल में होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंसेक्टिव 2 इयर्स इतने हाइप नहीं जा सकते। अब जो रेट हाइप पे जाने थे वो 2021 में जा चुके हैं। अब 2022 में स्लो इंक्रीमेंट लगेगा। अब 2023 से 2025 तक का जो टाइम होगा, उस वक्त तक पूरी कहानी बदल चुकी होगी, ठीक है? क्योंकि आप बैरियर टाउन के गेट से आज जैसे ही दाखिल होते हैं, आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स, आपको मेन जिना एवेन्यू पे उसके राइट लेफ्ट थीम पार्क कमर्शियल, मिडवे, लिबर्टी कमर्शियल में आपको बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये आज से 2 साल पीछे चले जाएँ, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है? बिल्कुल खाली था, जंगल भैया बान जिसे कहते हैं। तो बैरियर टाउन ने जंगल में मंगल करके दिखाया, जो प्लान किया वो डिलीवर किया। उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ आबाद करवाया। प्रोजेक्ट्स बना लेना, चीज़ें बना लेना, कोई मैं समझता हूँ बड़ा मतलब आर्ट नहीं है। चीज़ों को आबाद करना, लोगों को यहाँ पे यानी आप कह लें कि पूरा शहर बसाना,
और उसमें एक लाइफ दिखाना, वो कामयाबी है। तो ये बैरियर टाउन की कामयाबी है, जिससे मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ बैरियर जी। सर अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं पीसेंट 2 का या पीसेंट 10 का विला 200 गज का जो 220-210 के आसपास पड़ता है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी उस टाइम होती है, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि यार मैं स्पोर्ट्स सिटी की पीसेंट 33 के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, पीसेंट 34 में, फिर उससे प्रॉफिट थोड़ा कमा के फिर पूरे पैसे करके अंदर डाल लूँ। तो आप क्या समझते हैं जिस तरीके से हम देखते हैं स्पोर्ट्स सिटी का फ्यूचर, पीसेंट 33 का 34 का सराउंडिंग का प्राइजेस बढ़ेंगी, तो विलास की जो कैटेगरी है पीसेंट 10 की, आपको भी लगता है उस एरिया में मजीद अभी इंक्रीमेंट आना बाकी है? देखिए बिल्कुल बाकी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो स्टॉप नहीं करेगी मार्केट। टाइम गेम है, बेसिकली टाइम गेम है सारी। अब लोग आगे इस तरह सोचेंगे कि एक अपार्टमेंट को कंपैरिजन करेंगे विला के साथ, ये 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, कवर्ड एरिया इसका 2000 या 2500 स्क्वायर फीट है, और इतने ही स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कितने में मिलेगा, इस तरह से लोग रिलेट करना शुरू करेंगे। और ज़मीनी घर की अपनी एक वैल्यू रहेगी हमेशा, और नो डाउट आज अगर यहाँ पे 2 करोड़ या 2.25 करोड़ का घर मिल रहा है हमें, तो एक टाइम आएगा यही आपका 4.5-5 करोड़ पे भी चला जाएगा। लेकिन इंटर रिलेटेड मार्केट में रेट्स रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मैटर करता है। स्टेडियम जब तक आबाद नहीं होता तो वहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस तरह से मैच्योर नहीं होंगे। स्टेडियम आबाद होने में भी आपके 2-3-4 साल तो हैं। अब चीज़ें बड़े स्लो वो कर रहे हैं, चीज़ें सारी ये आबाद चीज़ें फिर भी एक बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी, स्लो गेन आएगा इसके अंदर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम सिटी इस टाइम कराची जाए, आपको पता है अपार्टमेंट्स का बहुत ट्रेंड है कराची के अंदर, लेकिन आज भी अगर सिटी में जाए तो हर वो जगह ऐसी जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, जो बिकती हो आसानी से, और हमें भी यहाँ पे लगता है यहाँ पे भी ऑब्वियसली जो अच्छा काम करके देगा बिल्डर, उसी प्रोजेक्ट्स की रीसेल अच्छी होगी। जो लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में ले रहे हैं इस टाइम इसी एक्सपेक्टेशन से कल को हमें ROI अच्छी मिलेगी या रेंटल वैल्यू, तो आप क्या समझते हैं कि एक इन्वेस्टर को या एक एंड यूज़र को क्या देखना चाहिए ख़रीदते वक्त जिसकी कल के रीसेल भी अच्छी हो? क्या हर प्रोजेक्ट अच्छा बिकेगा उस तरीके से? नहीं, देखिए हर प्रोजेक्ट वैसा नहीं होगा। अब 2-3 चीज़ें हैं, मैं ज़रा डिटेल में बता दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हर प्रोजेक्ट की लोकेशन मैटर करेगी। लोकेशन के बाद क्वालिटी मटेरियल, और फिर क्वालिटी के बाद एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से क्यू लिंक्स वाले एक प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं कि उसमें, अब बल्कि अबुल कासिम वाले भी इसी तरह कर रहे हैं कि बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर हिस्सा अपने पास रखते हैं लाइफ टाइम, ताकि उसकी मेंटेनेंस लाइफ टाइम ये लोग खुद कर सकें। वरना बहुत सारे आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स देखी होंगी या अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग्स देखी होंगी, जिसमें लिफ्ट ख़राब है, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, पानी के इश्यूज़ हैं, बिजली नहीं आ रही, यानी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं। जब बिल्डर ने खुद रखा हुआ है अपना एक पोर्शन, तो वो बिल्डिंग को लाइफ टाइम अच्छा A+ कैटेगरी में जाकर मेंटेन करेगा, और उसका अपना नाम ख़राब होगा अगर वो नहीं करेगा। तो इस तरह से जो लोग रख रहे हैं उसको आप देखें, वहाँ इन्वेस्ट करें, वो बहुत अच्छा आइडिया है। और प्लस इसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी है, अगर आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 बेडरूम अकोमोडेशन के बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स ने अपार्टमेंट दिए हुए हैं। देखें 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो लोग दे रहे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक राय है, तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं अपनी एक ओपिनियन जो है वो उसको ज़रूर एक्सप्रेस करूँगा। मेरी राय ये है कि आने वाले टाइम में 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में होंगे या ज़्यादा तादाद में जिस बिल्डिंग में होंगे, वहाँ मतलब रीज़नेबली फैमिली शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बेडरूम में बैचलर्स रहेंगे। बैचलर्स अगर किसी बिल्डिंग में आ रहे हैं, वो सेम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सेम कॉरिडोर यूज़ कर रहे हैं, वो सेम स्टेयरकेस यूज़ कर रहे हैं, आपका प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे, आप लोग मतलब उस तरह से शायद कॉन्फिडेंस से अपनी फैमिली के साथ वहाँ ना रह सकते जी, कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्योंकि आज बहरिया टाउन के बाय लॉज या SOPs जो आपके अप्लाई हो रहे हैं बहरिया टाउन के बनी हुई बिल्डिंग्स प्रीसिंक्ट 19 में, तो हो सकता है प्राइवेट बिल्डिंग्स में इस तरह की मतलब सख्ती बैचलर्स पे ना हो। ठीक है, मैं बैचलर्स के नाज़रीन बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक आम इम्प्रेशन जो जाता है, मैं उस चीज़ को डिस्कस किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो आपने कहा कल को रीसेल किनकी होगी या इनकी वैल्यू होगी, ROI अच्छा की बात काट रहा हूँ, क्योंकि हर एजेंट आप मार्केट में हमारे अलावा भी किसी से बात करें तो एजेंट तो कहता है यार ये चीज़ भी अच्छी, ये भी, लेकिन ऑब्वियसली हमारा ये चीज़ें मैटर करेंगी। देखिए चीज़ें ओवरऑल प्राइस तो ग्रो करेगी, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी जो अपने यूनिक और सेलिएंट फीचर्स के मुताबिक ज़रा ज़्यादा प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जो बैचलर्स वाला फैक्टर है। 1 बेडरूम यानी बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग ना दें, डरबे ना बनाएं, रीज़नेबल साइज़ के अकोमोडेशन दें ताकि लोग आएँ और उसमें आबाद हों। ओके सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम।
हमने काफ़ी सारे एक जनरली क्वेश्चंस तैयार करके अदनान साहब से पूछे और आई होप सो आप सबको चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए, यू कैन कॉल ऑन देम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।